तो आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब अपने आयोनाइजेशन एनर्जी के सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का बेसिक आइडिया आपको बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, कहाँ पर हमारा एक बिग जंप मिलता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, और ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होते हैं। अब उन बेसिक आइडियाज़ को जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया था उनको वहीं छोड़ते हैं और अब हम लोग ज़रा आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि भैया आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए, टॉप टू बॉटम आए एक्सेट्रास, तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी कैसे करता है। तो हम लोग पहले फैक्टर्स की बात कर ले कि आयोनाइजेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। आइए अब इसे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आइए अरेंज करने को आ जाता है। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कम है एक्सेप्शंस, मेनली ये कॉन्सेप्ट पर ही हमारा रोटेट होता है, कॉन्सेप्ट से ही हम लोग अरेंज करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने आपको दिया है वो दिया है साइज ऑफ एटम। अब ज़रा एक बात बताइए, आयोनाइजेशन, पहले हम ज़रा एक बात बताएं, उन चीज़ों को सुनिएगा। एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ए गैसियस। आइए, साइज ऑफ एटम से पहले हम ज़रा आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ए आइसोलेटेड गैसियस एटम है, बी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, दोनों की Ip1 वैल्यू हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। मतलब इसमें जब हम 10 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो एक मोल ए गैसियस से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, जबकि बी गैसियस में आप बोलते हो कि एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए 20 किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत है। मतलब इसकी Ip वैल्यू लोअर है, इसकी Ip वैल्यू हाइयर है। तो जिसकी Ie वैल्यू लोअर है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है। मतलब एक ट्रेंड अगर हम आज के बाद टर्म यूज करें, लोअर Ie वैल्यू, इसका मतलब है इट मीन्स, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, हम थोड़ा इस साइड करते हैं। हम लोग मान लीजिए एक स्टेटमेंट लिखे कि लोअर Ie वैल्यू, इट मीन्स easy to remove, an electron। या अगर हम बोले कि हम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट बोले, अगर हम एक स्टेटमेंट दे कि हमारी Ie वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी प्रोसेस बनता जा रहा है। क्लियर? तो हम लोग फर्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, साइज ऑफ एटम दे। तो आइए जरा ये स्टेटमेंट सुनिएगा। मान लीजिए अगर किसी एलिमेंट का साइज छोटा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन काफ़ी पावरफुल होगा, और अट्रैक्शन अगर पावरफुल होगा तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल टफ हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? मतलब इफ साइज डिक्रीजेज, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जा रहा है, डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। और डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि Ie वैल्यू बढ़ेगा। क्या कीजिएगा, हम लोग अब फैक्टर की बात कर रहे हैं तो हमने पहला फैक्टर आपको कहा है साइज ऑफ एटम। मतलब अगर किसी एलिमेंट की साइज इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन कम पावरफुल होगा और इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाएगा। जैसे आप बोलते हो कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो रेडियाई कमता है, पढ़े हुई है रेडियाई वाले टर्म। और अगर रेडियाई कम रहा है, इसका मतलब है कि Ie वैल्यू
बढ़ेगा। और आप टॉप टू बॉटम आते हो तो आप बोलते हो, आप टॉप टू बॉटम अगर आ रहे हैं तो आप बोलते हो कि हमारा रेडियाई बढ़ता है, और अगर रेडियाई बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी आई ई वैल्यू कमेगी। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा आई ई वैल्यू कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर आई ई वैल्यू बढ़ता है, टॉप टू बॉटम आने पे कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो आई ई वैल्यू कमता है। क्लियर है क्या हम बोल रहे हैं? ये ज़रा केयर कीजिएगा, क्योंकि यही मेन चीज़ें हैं। अगर साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े साइज में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हैं, तो अट्रैक्शन जो हमारा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का वो काफ़ी कम है। कम है तो इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो गया, और ईजिली रिमूव हो गया तो आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमने कहा है कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, तो आइए जरा इन्हीं एक्सेप्शंस को आप देखिए। पहला फैक्टर हम लोग का चल रहा है साइज ऑफ एटम। हम लोग सेकंड पीरियड एलिमेंट पे आते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कोई दिक्कत नहीं ना? बच्चे बोले कि सर नियॉन दिख नहीं रहा है, नियॉन को थोड़ा नीचे कर दो। हम बोले आइए कर लेते हैं। आप इधर जा रहे हो तो रेडियाई कम रहा है। अगर हम कोवलेंट रेडियाई की बात करें, रेडियाई हमारा डिक्रीज हो रहा है, और अगर हमारा रेडियाई डिक्रीज हो रहा है तो आई वैल्यू बढ़ेगा। मतलब आप जो सोचोगे वो ज़रा देखिएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और जब भी हमें आई अरेंज करने को देता है ना, मतलब वो आई फर्स्ट की बात कर रहा होता है। अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी अरेंज करना होगा तो वो प्रॉब्लम में इंडिकेट करेगा कि अरेंज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन एक बात जानिएगा, यह रॉन्ग पैटर्न है, यह सही नहीं है। हमारा दो ब्रेकेज पॉइंट होता है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो हम लोग पहले ज़रा अपने करेक्ट पैटर्न को अरेंज कर लेते हैं, फिर फैक्टर्स पे आएंगे तो उन चीज़ों की बात करेंगे। तो आइए जो करेक्ट पैटर्न है वो देखिएगा, याद रखिएगा। बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हमारा पैटर्न आ गया लिथियम, लिथियम के बाद हमारा बोरोन, बोरोन के बाद हमारा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद हमारा कार्बन, कार्बन के बाद हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद हमारा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद हमारा नियॉन। ये लेफ्ट टू राइट का आई पैटर्न है। आज के बाद याद रखना। अभी हम फैक्टर में डिस्कस भी करेंगे कि ये दोनों क्यों जंप हो गए, ये दोनों क्यों जंप नहीं इंटरचेंज हो गए। अब आइएगा हम फिर से एक बार जरा इन बातों को डिस्कस करें। हटाते हैं इसे। हम लोग फर्स्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट फैक्टर है हमारा साइज ऑफ एटम। हमने कहा कि साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल उतना ही इजी होगा। हमने एक एग्जांपल आपको दिया, उस एग्जांपल को फर्दर हम यहाँ लिख रहे हैं। लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लिथियम के नीचे Na, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, इसके नीचे क्लोरीन, नियॉन के नीचे आर्गन। फिर अगर आ जाइए तो इसके नीचे पोटेशियम,
मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम एक्सेट्रा। यहाँ पर आ जाइए NPAS, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ब्रेकेज पॉइंट कहाँ कहाँ था ये ज़रा देखिएगा। तो एक ब्रेकेज पॉइंट हमारा, हमने कहा था कि इन दोनों को इंटरचेंज करो, तो ये सिर्फ बेरिलियम और बोरोन में नहीं होता, ये इंटरचेंज एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में भी होगा। फिर अगर आप आ जाइए तो आपने कहा था यहाँ पर हमारा ब्रेकेज पॉइंट है, ये दोनों इंटरचेंज हुए थे, मतलब सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ये हमारा इंटरचेंज नहीं होगा, ये इंटरचेंज हमारा फास्फोरस और सल्फर में भी होगा, सिमिलरली यहाँ पर भी होगा। तो मतलब करेक्ट अगर IE अरेंज करना हो तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी बढ़ती है, क्योंकि रेडियाई कमता है कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। तो आप बोलोगे लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। दिस वन इज माय I फर्स्ट। क्लियर है? वैसे ही अगर आप यहाँ पर आ जाइएगा तो आप बोलिएगा Na के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। क्लियर? फर्स्ट फैक्टर समझ में आ गया कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। अभी हम लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, फिर हम टॉप टू बॉटम भी आएंगे। तो अब आइए हम लोग ज़रा सेकेंड फैक्टर जाने, कि भाई सेकेंड क्या फैक्टर है जिस पर हमारा IE डिपेंड करता है। तो आइएगा सेकेंड फैक्टर सुनिएगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब ये सब जो इफेक्ट है ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट वगैरह, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत वाइडली यूज़ नहीं होता। अभी हम लास्ट में आपको बताएंगे अभी कि पूरे फैक्टर्स में आप सिर्फ इन्हीं दो तीन फैक्टर पे आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करो, ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इस सबशेल न्यूक्लियस की ज़्यादा नज़दीक है एज कॉम्पेयर टू P ज़्यादा नज़दीक है D से, D ज़्यादा नज़दीक है F से, एक्सेट्रास। मतलब कांस्टेंट n में अगर इस सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो ज़्यादा डिफिकल्ट एज कॉम्पेयर टू P। कांस्टेंट n में मतलब साइज n वेरी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अगर n कांस्टेंट है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट एज कॉम्पेयर टू P, वजह इस न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है। आइए ज़रा देखते हैं हम लोग बेरिलियम और बोरोन, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1, n is equal to 2, n is equal to 2। पेनिट्रेशन इफेक्ट बताता है कि अगर n कांस्टेंट हो तो इससे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल P से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस होता है। दैट इज़ वाई बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज़्यादा हो गई थी, दैट इज़ वाई वो इंटरचेंज हो गया था। अब ये जानते हैं ये पेनिट्रेशन इफेक्ट सिर्फ बेरिलियम, बोरोन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इन्हीं सब ट्रेंड में लगना है। मतलब जब आप प्रॉब्लम अरेंज कर रहे होगे वहाँ पेनिट्रेशन का बहुत ज़्यादा आपको आइडिया है या नहीं है, कोई फर्क नहीं आना है। पढ़ा जाए आगे। अब आ जाइए तीसरे फैक्टर पे हम लोग आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या बोलता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और वो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस होते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया गया होगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। तो आइए हम देखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, हाफ फील्ड। P में 6 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम चांस और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब ये हाफ फील्ड है।
ये कोई हाफ फील्ड नहीं है, दैट इज़ वाई ये दोनों इंटरचेंज हो गए। क्यों इंटरचेंज हुआ, ये सारी बातें ये समझ में आ गई। अभी हमने 3 फैक्टर डिस्कस किया है, साइज, पेनिट्रेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? अब आइए हमारे पास क्वेश्चन ज़रा हम लोग देखे इन 3 फैक्टर्स पे, फिर हम लोग आगे बढ़े। हमें दे दिया कि भाई सेकेंड पीरियड एलिमेंट का IE1 अरेंज करो, IE2 अरेंज करो, एक्सेट्रास। हम लोग अभी ट्रेंड ही सीखेंगे, किसी भी तरीके का ट्रेंड आ जाए हम लोग उसे कैसे अरेंज करते हैं। तो आइए सेकेंड पीरियड में IE1। बच्चा बोलेगा कि सर ये तो आपने याद ही करवा दिया, लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नहीं हो गया IE1। अब ज़रा एक बात बताइएगा, IE1 के बाद ये सारे केटाइन्स में कन्वर्ट हो गए होंगे, तो अब क्या होगा आफ्टर IE1? तो आइए देखते हैं। ये बन गया Li+, अगला बन गया बेरिलियम प्लस, अगला बन गया बोरोन प्लस, अगला बन गया कार्बन प्लस, अगला बन गया नाइट्रोजन प्लस, अगला बन गया ऑक्सीजन प्लस, अगला बन गया फ्लोरीन प्लस, अगला बन गया नियोन प्लस। माने एक एक इलेक्ट्रॉन कमता चला गया। लिथियम 3 था, अब ये 2 बन गया। अब इसका एटॉमिक नंबर 2 हो गया। 2 का मतलब ये हीलियम हो गया, हीलियम की तरह। इसका एटॉमिक नंबर 3 हो गया, 3 का मतलब ये लिथियम की तरह हो गया। इसका एटॉमिक नंबर 4 हो गया, मतलब ये बेरिलियम की तरह हो गया। इसका एटॉमिक नंबर 5 हो गया, मतलब ये बोरोन की तरह हो गया। इसका एटॉमिक नंबर 6 हो गया, मतलब ये कार्बन की तरह हो गया। इसका एटॉमिक नंबर 7 हो गया, इसका मतलब ये नाइट्रोजन की तरह हो गया। इसका एटॉमिक नंबर 8 हो गया, मतलब ये ऑक्सीजन की तरह हो गया। इसका एटॉमिक नंबर 9 हो गया, मतलब यह फ्लोरीन की तरह हो गया। अब एक चीज देखे हुईएगा, तो इन सब में इन 3 आएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इन सारे में इन बराबर 3 आएगा, जबकि इनमें 2 आएगा। इन सब में इन बराबर 2 आएगा, जबकि इसमें इन बराबर 1 आएगा। एक बहुत रिमार्केबल बात सुनिएगा, इनकी वैल्यू कम तो आई ज़्यादा, क्योंकि साइज इसका इन 1 है, मतलब इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इन सब का इन इससे बड़ा है। तो इसका Li+ सबसे मैक्सिमम हो गया, तो अब हमको पता लग गया। अब इन सबको अरेंज करना है, तो आइए लिथियम, अब बोले हो सबसे कम होता है, तो लिथियम है आपका बेरिलियम प्लस। ऊपर देखें, बेरिलियम प्लस। अब आ जाइए, ये लिथियम है, ये बेरिलियम बना, ये बोरोन बना, और आप बोलते हो कि बोरोन से बेरिलियम ज़्यादा होता है। बोरोन से बेरिलियम ज़्यादा होता है, तो बोरोन कौन है आपका? कार्बन प्लस। उसके बाद कौन है? B+। अब आ जाइए, उसके बाद कार्बन एज इट इज होता है, तो N+। अब आ जाइए, उसके बाद हमारा है ये O+, तो ये नाइट्रोजन बना और ये F+ ऑक्सीजन बना। आप बोलते हो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, मतलब इसके बाद आप बोलोगे F+ है, और F+ के बाद आप बोलोगे O+ है, O+ के बाद आप बोलोगे Ne+ है, और आप बोलोगे कि सर सबसे लास्ट में हमारा, सबसे लास्ट में सर हमारा जाएगा Li+। वो Li+ है उधर लास्ट में लिखा हुआ। क्लियर? बातें समझ में आ गई? अभी हम 2-3 और क्वेश्चन करेंगे, घबराना नहीं है। बढ़े आगे।
मतलब एक चीज़ आपके ब्रेन में आ गया कि अगर हमें I1 का आइडिया है तो हम एक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट किसी भी क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोरोन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हमें I1 अरेंज करना है। आइए I1। अब बोलोगे बेरिलियम और बोरोन में इंटरचेंजिंग था, यहाँ तो बेरिलियम है नहीं, तो हमारा बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन। हो गया I1 हमारा अरेंज हो गया। अब हमें IE2 अरेंज करना है। क्वेश्चन केयरफुली देखिएगा, हमें अब IE2 अरेंज करना है। तो बच्चा बोलेगा कि सर IE2 जब आप करोगे तो ये हमारा B प्लस हो गया, ये हमारा C प्लस हो गया, ये हमारा N प्लस हो गया, ये हमारा O प्लस हो गया, ये हमारा F प्लस हो गया, ये हमारा Ne प्लस हो गया, सारे चार्ज हैं। चलिए बोरोन 5 था, एक इलेक्ट्रॉन गया 4, 4 का मतलब ये बेरिलियम की तरफ ट्रीट हो गया। एक पीछे ये कार्बन था तो ये बोरोन की तरफ ट्रीट हो गया। ये नाइट्रोजन, ये कार्बन की तरफ ट्रीट हो गया। ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तरफ, ये हमारा ऑक्सीजन की तरफ, ये हमारा फ्लोरीन की तरफ। आइए अरेंज करें। तो बच्चा बोलेगा कि सर बेरिलियम और बोरोन इंटरचेंज था। हम बोले बिल्कुल। तो आइए अरेंज कर ले। बेरिलियम और बोरोन इंटरचेंज है तो हमारा बोरोन से बड़ा बेरिलियम होता है, तो आप क्या बोलोगे सर C प्लस के बाद B प्लस। बिल्कुल सही बात है। अब आ जाइए, कार्बन तो एज इट इज होता है जो हमारा N प्लस है। अब आ जाइए N और O में फर्दर हमारा इंटरचेंजिंग है, इन दोनों में फर्दर इंटरचेंजिंग है, मतलब उसके बाद आएगा F प्लस के बाद हमारा आएगा O प्लस, उसके बाद हमारा आएगा N प्लस। क्लियर है। अब हमको दे दिया ये हमारा IE2 है, ये जो अभी हमने अरेंज किया। अब हमें दे दिया कि IE3 अरेंज करना है। तो IE3 का मतलब हो गया एक और चार्ज, तो B प्लस B2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, ये C2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, ये हमारा N2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, ये हमारा O2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, F2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, Ne2 प्लस में कन्वर्ट हुआ। चलिए बोरोन 5 था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया, तो 5 से 2 अगर निकल गया तो 3 का मतलब क्या हो गया लिथियम, मतलब ये लिथियम की तरह ट्रीट हुआ। कार्बन 6 था, 2 हटा दिया तो 4 बना, इसका मतलब है कि ये बेरिलियम की तरह, ये हमारा बोरोन की तरह, ये हमारा कार्बन की तरह, ये हमारा नाइट्रोजन की तरह, ये हमारा ऑक्सीजन की तरह। अब आइए इन दोनों में इंटरचेंज है तो क्या हो गया C2 प्लस B2 प्लस। बच्चा बोलेगा नहीं सर इंटरचेंजिंग तो बेरिलियम और बोरोन में था। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, इंटरचेंजिंग बेटा इन दोनों में था। तो आ जाइए लिथियम यानी B2 प्लस। अब आ जाइए बेरिलियम और बोरोन इनमें इंटरचेंज था तो हमारा आ गया N2 प्लस C2 प्लस। अब तो कार्बन एज इट इज रहेगा, मतलब O2 प्लस एज इट इज। अब फिर आइए इन दोनों में इंटरचेंज है, तो इन दोनों में अगर इंटरचेंज आप देखोगे तो ये हमारा क्या होता था, पीछे आता था, ये आगे जाता था, मतलब आगे हमारा Ne2 प्लस होगा, फिर हमारा F2 प्लस होगा।
क्लियर, दिस वन इज योर I3। वैसे ही बताइए क्या हमारा I4 I5 वगैरह नहीं हो सकता है क्या? समझ में ये वाली बात आ गई होगी। मतलब क्या हमने बोला ये ज़रा सुनिएगा। हम लोग यहाँ फैक्टर्स की बात कर रहे थे। फैक्टर में हम लोगों ने अभी तक 3 फैक्टर डिस्कस किया है। पहला हमने कहा है साइज ऑफ एटम, दूसरा हमने कहा है पेनिट्रेशन इफेक्ट, और तीसरा हमने कहा है पेनिट्रेशन इफेक्ट सेकेंड था, उसके बाद था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पेनिट्रेशन में हमने कहा कि अगर इन कांस्टेंट है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू पी। हमने कॉन्फ़िगरेशन में कहा कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्लियर, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अभी और भी फैक्टर्स हैं, वो अब तीसरे आयोनाइजेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको मिलेगा। क्लियर, ओके, थैंक यू।